हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। कुछ दिन पहले तक इस पर कंट्रोल हुआ, लेकिन कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और खास तौर पर दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। आखिरकार क्या कारण है? क्यों कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए और जानिए। कोरोना ने हरियाणा को डराना शुरू कर दिया है। सिर्फ सोमवार को हरियाणा में कोरोना के 75 मामले आए, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। सोमवार को सोनीपत और अंबाला ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सोनीपत में 24 तो अंबाला से 23 मरीज सामने आए हैं, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 500 के पार चला गया है, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत में एक साथ 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से अधिकतर लोग वैसे हैं जिनका संबंध दिल्ली से है। यमुना खादर के गांव से भी वो किसान हैं जो आजादपुर मंडी से सब्जी लेकर आते थे। तो वहीं अंबाला में सोमवार को कोरोना बम से हड़कंप मच गया। एक साथ 23 नए मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी। इन 23 कोरोना मरीजों में 22 श्रमिक और एक छावनी नागरिक अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर शामिल हैं। सभी मजदूर छावनी नागरिक अस्पताल में डॉक्टर के लिए निर्माणाधीन आशियानों के निर्माण में लगे थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो एक बात सामान्य है। इधर कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना के जितने भी मरीज मिले हैं, उनका ताल्लुक दिल्ली से जरूर रहा है। दिल्ली पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी हुई है। लगभग 100 हॉटस्पॉट हैं दिल्ली में, और दिल्ली के साथ लगते जो जिले हैं उनका दिल्ली में आना जाना रहता है। उनके आने जाने से ही हमारे हरियाणा में ये जो मरीजों की संख्या है, कोरोना मरीजों की संख्या है, वो बढ़ रही है। इसलिए पूरी तरह से हमने सीमाओं पर भी और कच्चे पक्के रास्तों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। गुरुग्राम में भी जो कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, इनमें से अधिकतर सब्जी मंडी के लोग हैं, जिनका दिल्ली की आजादपुर मंडी में आना जाना था। इसमें 11 जो नए मामले आए, इसमें 9 हमारे सब्जी मंडी में हमने सैंपल लिए थे 1 तारीख को। उसमें से जो चमन सैंपल लिए थे उसमें से 9 पॉजिटिव हैं सर। इसमें से 7 जो हैं उनका संबंध है, उनके जो लिंकेज है वो आजादपुर सब्जी मंडी के साथ हैं, और एक केस है वो हमारा उससे है नासिक से, और एक है वेस्ट बंगाल से। 9 केसेस पॉजिटिव है इसके लिए, और जो 2 केसेज हैं वो पहले वाले केस के साथ लिंकेज है सर उसका। बहादुरगढ़ में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 सब्जी मंडी से लोग हैं और 3 वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सुल्तानपुरी से लौटे थे। 8 पॉजिटिव की रिपोर्ट और आई है हमारे पास, और इस तरीके से मिला करके टोटल हमारे 64 केस जिले के हुए जिनके हमने सैंपल लिए। परंतु उनमें से जैसे कल जो केस आए, 3 केस ऐसे हैं जो दिल्ली सुल्तानपुरी में रहते थे, वहाँ से यहाँ माइग्रेट हो गए, शिफ्ट कर लिया उन्होंने, माइग्रेंट में शामिल करें उनको, और यहाँ हमने आते ही दूसरे दिन सैंपल ले लिया और वो पॉजिटिव निकले। उसकी सूचना दिल्ली अथॉरिटीज़ को जहाँ से आए उनको हम भेज रहे हैं। एक केस पहले से हमारे पास ऐसा है, फार्मासिस्ट जो दिल्ली में जॉब करता है, एक स्टाफ नर्स ऐसी है जो LNJP हॉस्पिटल में काम करती है। ये टोटल जो केसेज अभी तक आए हैं, इनमें से सबका हमने ब्रेकअप किया तो ये पाया है कि 52 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो आजादपुर मंडी से कनेक्शन जिनका है, आजादपुर मंडी से जुड़े हुए हैं। एक LNJP हॉस्पिटल का, एक के द्वारका का है, 3 सुल्तानपुरी के। रेवाड़ी में भी कोरोना का एक मरीज मिला है। रेवाड़ी के कोट कासिम के चावड़ी गांव का एक वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पीड़ित शख्स दिल्ली के आजादपुर मंडी से सब्जी लाने का काम करता था। यानी पिछले कुछ दिनों में लाख सावधानियों और तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मरीजों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो काफी चिंताजनक है और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ गई है। राहत के बाद आफत, ये आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 500 के पार। सोमवार को प्रदेश में 75 मरीज मिले। सोनीपत में 24, अंबाला में 23 केस मिले। गुरुग्राम में 11 नए मामले, अब तक 6 की मौत। डबलिंग और रिकवरी रेट भी बिगड़ गया।
पिछले 4 दिन में 170 मरीज बढ़ गए। मरीजों के दोगुने होने की रफ्तार 21 से घटकर 13 दिन। रिकवरी रेट भी 50% के नीचे आ गया, जो 28 अप्रैल को 72.72% था। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि हरियाणा एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ चुका है। अचानक से मरीजों की संख्या में इजाफा होना निश्चित ही डराने वाला है। रिकवरी रेट का नीचे आना और डबलिंग रेट में उछाल, उसके बाद कोरोना का बढ़ता ग्राफ स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देश में और प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो भी शुरू हो चुका है। सवाल यही बन रहे हैं कि सरकार ने जो रियायतें दी हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है, क्योंकि देखिए कि अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर शराब की जो दुकानें हैं वो खोलने की अनुमति दे दी गई है। कल आपने दिन भर सोशल मीडिया पर भी काफी तस्वीरें देखी होंगी, काफी पोस्ट भी लोगों की देखी होंगी, और वहां से आपने देखा होगा कि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन के जो तमाम नियम थे उन सभी का उल्लंघन करते हुए नजर आए। तो ये तमाम जो प्रदर्शन हैं इनको देखते हुए लगातार यही कहा जा रहा है कि ये रियायतें जो दी गई हैं ये गलत दी गई हैं, लोग लॉकडाउन के नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। तो चर्चा में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सकती है, सरकारों को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए, उनसे आपका मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप नरूला हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप से बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ हैं जो कि अध्यक्ष हैं IMA हरियाणा। डॉक्टर अजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर अजय, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। प्रदेश में जो आंकड़ा है कोरोना के संक्रमितों का वो 500 पार कर चुका है। कितनी गंभीर स्थिति देख रहे हैं आप फिलहाल? देखिए, जैसे आपने बताया है कि पिछले 4-5 दिन से जो स्थिति है दिन प्रतिदिन हर 24 घंटे बाद चिंताजनक बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आपने बताया, जैसे आपकी अभी जो आपने समराइज किया था, जो आपके प्रोग्राम में अभी बता रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा दोबारा से कोरोना की चपेट में आ रहा है। बिल्कुल। कि केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट कम हो गया है, डबलिंग टाइम शॉर्ट हो जाता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे सोनिया जी जो ग्रीन जोन में थे और अचानक से वो ऑरेंज और रेड जोन में आ गए हैं। तो बहुत कुछ तो हमारा जो आजादपुर का जो लिंक है सब्जी मंडी का, जो हमारे सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं या जो सब्जी मंडी जो सब्जी बेचने वाले भाई लोग हैं, वो जो संक्रमित में आए हैं, गुड़गांव में भी आए हैं, झज्जर में भी आए हैं, बहादुरगढ़ में आए हैं, ये एक थोड़ी चिंता का विषय बन चुका है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी है, रैंडम सैंपलिंग कर रहा है हर जगह से, और काफी केसेस उनमें उठाए हैं। टेस्टिंग की स्पीड बढ़ गई है हरियाणा के अंदर। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि हम ये जो हफ्ता है सोनिया जी, संडे तक हमको स्थिति 4-5 दिन आगे और मॉनिटर करनी पड़ेगी। अगर इसी रफ्तार से केस बढ़ते हैं तो हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जो हमने छूट दी है उसके बारे में पुनर्विचार बहुत जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि आपने हर क्षेत्र में देखिए, जैसे हमने जो वीडियो में देखे हैं, चाहे वो गुरुग्राम है चाहे अन्य शहर है, उसमें अब छोटी मोटी दुकानें जब खुली हैं, कई जगह मैंने देखा है कि मोबाइल की दुकानें भी खुली हैं, कई जगह कपड़ों की दुकान एक जो जगह मैंने देखी थी खुली है। अब जो लिकर शॉप्स का तो जी। तो अब देखिए सड़क पे आवाजाही बढ़ गई है। तो जब आवाजाही बढ़ती है तो थोड़ा सा अब रहता है कि आप कंटेनमेंट जोन में है तो ठीक है, कंटेनमेंट जोन में आपकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलावा आप बाहर जा सकते हैं। तो ये अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग बाहर जा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अभी भी लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन 17 मई तक है तो लॉकडाउन का मतलब यही है कि अगर आपको बाहर निकलना है तो सिर्फ आपको जो आपकी जरूरतमंद जो चीजें हैं, डेली नीड, एसेंशियल जो हम कहते हैं सर्विसेज, उसकी प्राप्ति के लिए ही बाहर निकलना है। जबकि कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये और 4-5-6 दिन यही चलता रहा तो हरियाणा की स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, चिंताजनक और बन सकती है।
प्रदीप जी, सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, कई जो क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं, इस फैसले को कितना सही मानते हैं आप? क्योंकि विपक्षी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार की ओर से कहा जा रहा है आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस तरह के जो फैसले हैं वो मजबूती से नहीं बल्कि मजबूरी से लेने पड़ रहे हैं। देखिए सोनिया, कोई दो राय नहीं है कि जो फैसले लिए गए ये मजबूरी में लिए गए। कुछ प्रेशर था, कुछ जगहों के रिजल्ट्स देखते हुए ये फैसले मजबूरन लेने पड़े। जिस तरह 2-3 शहरों में, मैं सूरत का जिक्र करूंगा, मैं इंदौर का जिक्र करूंगा, कुछ शहरों में या बॉम्बे का जिक्र करूंगा, कुछ शहरों में जब भीड़ बाहर आ गई तो सरकार को लगने लगा कि ये तो मात्र 2-3 शहरों की बात है, अगर ऐसी स्थिति और बहुत से शहरों में हो गई और लोग प्रेशर के साथ बाहर आने लग गए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। और वो शायद कहीं ना कहीं प्रेशर रहा होगा। देखिए 2-3 दिन से जिस तरह से हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, देश में भी प्रदेश में भी हम बढ़ते जा रहे हैं, देश में भी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज के दिन 3900 पॉजिटिव आए हैं पूरे देश में, 3009, लगभग 4000। कल 2570 थे, आज हम 3900 पे पहुंच गए हैं। तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये अभी लॉकडाउन 3 का रिजल्ट नहीं है, ये वो सैंपल्स हैं जो लॉकडाउन 2 के आखिरी हफ्ते में लिए गए थे, ये उनका रिजल्ट है। और लॉकडाउन 3 की जो स्थिति है, जिस तरह से लोग बाहर निकल आए हैं, बाजार खुले हैं, हर तरह की दुकानें खुल गई हैं, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें 10 दिन और 15 दिन बाद पता लगेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमें कितना नुकसान हुआ। देखिए अभी भी इस स्थिति पे काबू पाने के लिए दोबारा से पुनर्विचार करना होगा, लॉकडाउन सख्ती से बढ़ाना होगा। ये छूट अभी भी जो दी जा रही है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है और इस छूट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और कल दूसरे राज्यों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, जैसे कि दिल्ली में शराब की जो दुकानें हैं वो खुली नजर आई। लोग देखे कितनी ज्यादा तादाद में एकत्र हुए नजर आए। इतनी जो लंबी कतार है वो नोटबंदी के दौरान नहीं देखने को मिली प्रदीप जी, जो कल दिखाई दी है। मेरे समझ में एक बात नहीं आता कि जान बचाने के लिए हम किसी हद तक कैसे भी गुजारा कर सकते हैं। शराब ऐसी क्या चीज हो गई जिसके लिए लोगों को इस तरह से बाहर आना पड़ और आप देखिए आवक कितनी हुई है सरकारों की। देखिए बात ये नहीं है कि बात ये है कि मैं मान लिया कि कुछ प्रदेश सरकारों के पास, कुछ क्या सभी प्रदेश सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। बिल्कुल। उनको पैसा भी चाहिए क्योंकि जिस तरह खर्चा इस दौरान हो रहा है, चाहे वो लॉकडाउन को मनवाने में हो, पूरे सरकारी तंत्र में हो, सारा रेवेन्यू खत्म हो चुका, सारी चीजें ऐसी बंद हैं जिसपे स्टेट का रेवेन्यू डिपेंड करता है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि स्टेट ने एफडी करा रखी है जिन्हें तोड़ कर वो खा लेंगे। डेली का रेवेन्यू था वही सरकार उसी में कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, उसी को व्यवस्था पे खर्च करती है, ये बात सही है। लेकिन इस तरह से अचानक खोल देना और लोगों का टूट पड़ना, देखिए या तो लोग आपके यहाँ के लोग इतने जागरूक हों कि आपने जो गाइडलाइन तय की है उनको वो फॉलो करते हो, तब इन चीजों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। जब आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों ने क्या करना है और पहले भी हो चुका है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती की है और इसको अभी वाइंड अप करके हो सकता है कि कोई प्रेशर रहा हो, कोई रेवेन्यू का प्रेशर रहा हो। जब आपने 40 दिन झेल लिए तो 10-12 दिन 14 दिन में और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और सरकारें अपना काम चलाती हैं। हरियाणा सरकार ने 5000 करोड़ का लोन ले लिया इसी दौरान और अपने कर्मचारियों को और व्यवस्थाओं पे खर्च करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो देखिए कई स्टेट्सों में हमने देखा, अब कल से जो हरियाणा में खुलने वाला है, अब कल से जो दारू के ठेके हरियाणा में खुल रहे हैं उसकी स्थिति, ये तो दूर की चीजें हैं, हमें सिर्फ पिक्चरों में दिखाई देता है। ये हम अपनी आंखों से देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। लोग नहीं सुधरने वाले। डंडे के जोर पे कितने डंडा घुमा लोगे आप? लॉकडाउन का पालन करा लोगे, रेड जोन में चारों तरफ से नाकाबंदी करोगे या शराब की दुकानों पे लाइन लगवाओगे? आपके पास कितने कर्मचारी हैं, कहाँ पुलिस डिप्लॉय करोगे? तो मेरे हिसाब से कल ये स्थिति अच्छी नहीं होने वाली और कहीं ना कहीं सरकारों को ये कदम वापस ले गए। जो छोटी छोटी रियायतें दी गई हैं उन पर आपका क्या कहना है? जैसे छोटी दुकानें खोलने की बात है या फिर सैलून खोलने की बात है। नियम के साथ
जो 5 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, हर दुकान पे सैनिटाइजर से पहले सैनिटाइज होना चाहिए। वो उस नियम के साथ अगर छोटी मोटी दुकानें और जहां बाजार नहीं मोहल्ले की सेक्टर्स की दुकानें खुलती हैं तो ठीक है, लोगों को रोजमर्रा का सामान भी चाहिए और इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहां तक तो सही है। लेकिन अगर जो लोग जागरूक ही नहीं है, जो नियम फॉलो ही नहीं करने, जिनकी शान ही नियम तोड़ने में है, तो उनके साथ रियायत कैसी? मेरा मानना है उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अजय, फिलहाल जिन परिस्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो परिस्थितियां वाकई विचारणीय है, एक सीरियस मैटर ये माना जाए, क्योंकि देखिए रियायतें जो है वो लगातार दी गई हैं, प्रदेश का भी हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ भी रियायतें ज्यादा दी गई हैं। तो इनको देखकर आपको क्या लगता है कि संक्रमण के आंकड़े और कितने बढ़ सकते हैं, और संभावित अगर देखा जाए तो इस स्थिति पर कब तक लगाम लगाई जा सकती है? आपसे दो तीन चीजें अपडेट करूंगा। एक तो पूरे देश के अंदर मैं आपको, ना सिर्फ हरियाणा, मैं पूरे देश की भी बात करूंगा, हरियाणा उसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल। कुछ मैं आपको जो वजह बताना चाहता हूँ, 2 वजह बताना चाहता हूँ। एक वजह हम देखेंगे कि हम 24 मार्च से 23 या 24 मार्च से टिल डेट 23 मार्च को हमारा क्या स्टेटस था और अभी क्या स्टेटस है। मैं आपको बताता हूं कि लॉकडाउन से एक दिन पहले 23 मार्च को सोनिया जी पूरे भारत में केवल 14,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। लॉकडाउन से एक दिन पहले 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ। अब 24 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर जो 14,000 का आंकड़ा था वो पहुंच गया था 47,800, यानी कि तकरीबन हमने अंदाजा से 30,000 लोगों की स्क्रीनिंग करी। लेकिन जब हमको लगा कि जो जितनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है उसके हिसाब से जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जिसमें बाकी जो चाहे एशिया की कंट्रीज थी, साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, या स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, यूएस है, उनके कंपैरिजन में जब आंकड़े देखे हमारे टेस्टिंग के तो हम कहीं स्टैंड नहीं किए। तो आईसीएमआर के थ्रू सरकार ने स्टैंड किया कि उसके बाद हम कैसे भी तरीके से प्राइवेट लैब को लाइसेंस देंगे, रैपिड कार्ड किट्स मंगाएंगे, पीसीआर की किट्स मंगाएंगे, तो इनमें तेजी आई। तो जो आंकड़ा 47,000 का टेस्टों का 31 मार्च को है वो पिछले शनिवार यानी कि 2 मई को, 2 या 3 मई को वो था 10,40,000। तो आप देखिए सोनिया जी, ऑलमोस्ट 1 महीने में हम 47,800 से 10,40,000 पहुंचे। कितनी ज्यादा हमने टेस्टिंग की है, और जितनी ज्यादा हमने टेस्टिंग की है उसके बाद हमारे सामने आंकड़े आने शुरू हुए हैं पॉजिटिव के। आप देखते थे कि पहले 2 हफ्ते में कभी 200 केस बढ़ रहे हैं, 300 केस बढ़ रहे हैं, और उस टाइम जो कर्व था वो एकदम फ्लैट सा था, बिल्कुल ना के बराबर बढ़ता था। लेकिन जैसे हमारे सामने टेस्टिंग के आंकड़े सामने आने लगे, केस बढ़ने लगे। तो इसी तरह आज हरियाणा का है। हरियाणा में भी हमने जब टेस्टिंग शुरू करी है, रैंडम सैंपलिंग शुरू करी है, हमारे सामने पॉजिटिव केस आने शुरू हुए हैं। तो कुछ तो लॉकडाउन से पहले जो होमवर्क क्या था, लॉकडाउन के दौरान हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्टिंग करनी चाहिए थी छूट देने से पहले, जो कि अब 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन पहले शुरू हुई है, जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग। चलो देर आए दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको केस पता चलने चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप अब पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े देखेंगे, पिछले 4-5 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पहले क्या था कि पहले बढ़ते थे, 200-300 कम हो जाते थे, फिर बढ़ते थे, फिर कम हो जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा ये राइज है, अब ये एक्सपोनेंशियल राइज है। डेफिनेटली इसमें टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, और नए जो मामले, जैसे आज अगर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आर्मी हॉस्पिटल है जो हमारे धौला कुआं में है, आर्मी रिसर्च रेफरल हॉस्पिटल में 24 केस पॉजिटिव आए, और सुनने में ये आ रहा है ये जो 24 लोग हैं उनमें कोई हेल्थ कर्मी नहीं है, सबसे अच्छी बात है, लेकिन इनका ज्यादातर जो लोग हैं वो कैंसर से पीड़ित थे। नए केसेस हमारे सामने बहुत आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, पॉपुलेशन डेंसिटी
पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो जितनी ज्यादा जिस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी सोनिया जी, वहां पर केसेस ज्यादा आएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गोवा का, मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मणिपुर का। ये ऐसे स्टेट है, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। और अब मैं अगर आपको बात करता हूं मुंबई की, पुणे की, दिल्ली की, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्षेत्र वाइज भी अगर हम देखेंगे कि गोवा में केस कम क्यों हो रहे हैं, मणिपुर में कम क्यों है, दिल्ली में क्यों ज्यादा है, बॉम्बे में क्यों ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा इस पे विचार करने वाली बात है। सरकार इस पे विचार कर रही है कि कई क्षेत्रों में केस बिल्कुल नहीं है और कई क्षेत्रों में जो केस है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। और अब जो बात आती है छूट की, देखिए दिल्ली में आज आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। चंदर नगर का एक वीडियो आया है, चंदर नगर है दिल्ली के अंदर, उसमें जब लिकर शॉप, जब शराब का ठेका खोला सोनिया जी, तो कम से कम 100 मीटर पे तो लाइन थी। भले ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो दुकान का ओनर था, उसका जो बंदा था, वो हर आदमी पे जाकर फूल बरसा रहा था। जो वीडियो है AMI पे, फूल हर आदमी पे उसने फूल बरसाया है और बोला आप ही तो हमारी कॉलोनी हो। अब मुझे बताइए सोनिया जी, ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है। क्या जो लोग शराब ले रहे हैं उन पर फूल बरसाने चाहिए और उनको बोलना चाहिए आप देश की कॉलोनी है? ये क्या सबक देना चाहते हैं? हमारे साथी जो पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि गुड़गांव में खुलने वाले हैं, अगर वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हम भी जाते हैं यार, हम पे भी फूल बरसाए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है हम अच्छी सीधी राह पे चल रहे थे। लॉकडाउन 3 में ऐसा तो नहीं कि राह हम भटक गए हैं, और जब आदमी राह भटकता है तो वो कहीं नहीं पहुंच पाता अपनी मंजिल पर। बिल्कुल। तो सरकार को डेफिनेटली हम एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, उसको पूरी मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हम ये कोरोना वायरस को बहुत हद तक हरा सकते हैं अगर जो चीज हमने लॉकडाउन 1 में फॉलो की है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ कठोर फैसले हमको पूरे देश के लिए, देखिए हमको मालूम है कि माइग्रेशन है, हमको मालूम है कि जमात का इशू है, हम सबको इनसे ऊपर उठ के हमको पूरे देश के बारे में सोचना है। आपकी इकोनॉमी तभी रहेगी जब इंसान रहेंगे। जिस देश के देशवासी में रहेंगे उसमें आप इकोनॉमी का क्या करेंगे? बिल्कुल जी। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अजय, अभी आपने कहा कि लॉकडाउन 1 के दौरान हमारी टेस्टिंग बहुत कम थी, जिसकी वजह से केस कम थे। अब टेस्टिंग ज्यादा हो गई तो केस ज्यादा बढ़ गए। एक चीज और भी जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर ये केस उस वक्त के होते तो अब तक डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया होता, क्योंकि अगर हम 1 महीने के दौरान उन्हें क्योर नहीं कर पाए, इसका मतलब साफ है कि ये नए केस हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है कि इसका डेथ रेट से मतलब नहीं है। अगर आप डेथ रेट का इससे मतलब तब होता है, आप ये देखिए जो हिंदुस्तान में जितने भी लोग संक्रमण में आए हैं उनकी आयु कितनी है। अगर हम कंपेयर करें अपने आप को इटली से, इटली में जितने भी ज्यादा लोग संक्रमण में आए थे देवर 60+ सीनियर सिटीजन ज्यादा आए थे। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर ज्यादा संक्रमण में आए, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसके कारण हमारा जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है। तो कुछ हद तक हम तो ये सोच रहे हैं एज ऑफ द पॉपुलेशन जो इफेक्ट हुई है कोविड-19 से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए जितना एज बढ़ता है उनके अंदर उतनी ही कोमॉर्बिडिटीज आती है, उनको डायबिटीज रहती है, हाइपरटेंशन रहता है, और जितने यंगस्टर्स रहते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी रहती है। ये डेटा गूगल पे है, आप चेक कर सकते हैं इसको। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर टेस्टिंग की वजह से किसी कोरोना पॉजिटिव को 1 महीने तक अगर इलाज नहीं मिला तो उसकी दशा क्या होगी? दशा देखिए ऐसा है, बहुत लोग तो ऐसे जिनको कोरोना था जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया वो ठीक भी हो गए। टेस्टिंग रिकवरी भी काफी हुई है। बिल्कुल। प्रदीप बिल्कुल कुछ
रिकवरी भी हुई है और जी, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी अगर डेथ रेट की बात करें ज्यादा हुई है, उनका जो संक्रमण की जो तादाद है, युवाओं की तो हालांकि ज्यादा रही है, लेकिन जो डेथ रेट है उनमें बुजुर्ग ज्यादा हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। इवन जो हमारे डॉक्टर भी इंदौर में जो संक्रमण में आए थे उनकी भी एज 55-60 प्लस थी, लेकिन रिकवरी होती रही है। जी, आंकड़े यही कहते हैं कि देखिए ऐसा है, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमको नहीं पता चलेगा कितने लोग संक्रमण में आए हैं, है ना। अब आप ये देख लीजिए कि हरियाणा में भी लोग संक्रमण में आए हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में भी डेथ रेट ज्यादा नहीं है, रिकवरी रेट ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप हरियाणा को भी अगर आप स्टडी करेंगे पॉपुलेशन एज वाइज, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि जितने टोटल लोग संक्रमण में आए हैं उनकी एज कितनी थी। प्रदीप जी, लगातार हम रियायतों का भी जिक्र कर रहे हैं, अब देश की इकोनॉमी या फिर प्रदेश की इकोनॉमी का भी जिक्र करें, लगातार वो भी टूटी हुई नजर आ रही है। टूटी हुई इकोनॉमी पर कोरोना की मार पड़ी है, तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर बात गुरुग्राम की करें और गुरुग्राम से सटे हुए कई इलाकों की करें जहां पर उद्योग हैं, अगर पानीपत क्षेत्र की भी करें तो उनको खड़े होने में कितना और ज्यादा वक्त लगेगा? सरकार को रियायतें छोड़कर इन पर क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है? देखिए सोनिया, ये बात ठीक है कि सब कुछ बंद है तो आप इकोनॉमी की बात कर ही नहीं सकते, और मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब जान ही नहीं होगी तो आप इकोनॉमी और आर्थिक स्थिति का क्या करेंगे जब लोग ही नहीं होंगे। सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारी चीजें कन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारी चीजें द्वंद्व फैला रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि मजदूर चले गए, इंडस्ट्री कैसे रन होगी, नंबर एक। वही लोग कहते हैं कि आप खोलिए आर्थिक स्थिति, जब आप पहले रोना रो रहे हैं कि मजदूर नहीं है, मजदूर चले गए, लेबर चली गई, तो आप इंडस्ट्री अगर खोल भी लेंगे तो रन कैसे करेंगे? बिल्कुल तो बहुत सारी चीजें कन्फ्लिक्ट में हैं। पहले कम से कम स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वाकई स्थिति क्या है, उसका पूरा आकलन होना चाहिए, और उसके बाद चीजें अगर धीरे 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 करके ठीक आए, पहले सबसे पहले आपको लिंक बनाना पड़ेगा कि आपने अगर एक प्लम्बर को छूट दी है तो कम से कम उस प्लम्बर के साथ साथ उन दुकानों को खोलना पड़ेगा जिसमें प्लम्बर का सामान अवेलेबल है। हाँ। नंबर एक। नंबर दो, वो भी आप दिन वाइज इशू कर सकते हैं कि अगर शहर में 50 दुकानें हैं तो आप बता दीजिए कि आप 25 दुकानें एक दिन खोलेंगे, ऑड इवन सिस्टम के साथ खोलेंगी। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पूरी तरह से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के तहत धीरे धीरे हम अगर इस तरह से जैसे शराब की दुकानें खुली ऐसे आप खोल देंगे तो अभी तो भगदड़ सिर्फ शराब के दुकानों पे मची है, फिर लोगों को लगेगा कि आप जो चीज है वो भी घर की चीज भी खरीद लो, शायद ये भी कल बंद ना हो जाए। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और वो चीजें मेंटेन नहीं कर पाएंगे जिससे आप कोरोना को 40 दिन तक लड़ते आए हैं। 40 दिन तक आपने वर्ल्ड में एक माहौल बनाया है कि वाकई भारत जैसी स्थिति सब देशों में होनी चाहिए थी, और वही जो लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं वही हमें मूर्ख कहेंगे कुछ दिन बाद। तो ऐसी स्थिति के लिए अगर ये चीजें खोलनी भी थी तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए, पहले कम से कम रीड आउट होना चाहिए, उन दुकानदारों या शॉपकीपर्स एसोसिएशन के साथ बैठ के डिस्कस हो कि आपके दिमाग में कोई प्लान है तो आप बताइए, हमारे दिमाग में भी ये प्लान है, दोनों डिस्कस करके खोलें। और थोड़ा थोड़ा ठीक है, लोगों के आजीविका भी चलते रहे, लोगों को सामान मिलता रहे, और कोरोना से भी हम फाइट करते हैं। ऐसी स्थिति संभव है, आप एकदम अगर चीजें खोल देंगे तो ये बाद में पछताना पड़ेगा। बंद तो आपको एक दिन फिर करना पड़ेगा, लेकिन पछताना भी पड़ेगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उनमें लग रहा है कि जल्दबाजी में निर्णय लिए गए, किसी तरीके का कोई रोड मैप नहीं निर्धारित किया गया है। अगर कई वर्गों की सिचुएशन को आधार में रखकर अगर ये निर्णय लिए गए हैं तो कौन कौन से वर्ग हम सम्मिलित माने, प्रवासी मजदूर माने, हम किसान माने, आड़ती माने, लेकिन ये सभी वर्ग वो रहे हैं कि जो एक बार जो टूट चुके हैं लेकिन ये दोबारा खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इस तरीके के जल्दबाजी के निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं? सवाल ये भी है। देखिए, मैं आपको सोनिया जी एक बात बताऊं आपको, ये बात ठीक है कि आर्थिक स्थिति का लिंक टूट गया, बिल्कुल टूटा, लेकिन किस वजह से टूटा? एक आपदा आई हमारे ऊपर, बिल्कुल, हमने अपनी जान बचाना, हमने जब ये सोचा कि जान पहले है बाकी चीजें बाद में है, तो फिर ये चीजें जो अब हो रही हैं ये क्यों? हालांकि लोगों की ओर से सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जा रहा कि हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो शहरों पर आश्रित नहीं हैं,
शहरों के लोग जो हैं वो गांव पर आश्रित है। फल की बात करें, दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, इस तरह से अगर देखा जाए तो जनता सीख चुकी है 2 लॉकडाउन के अंदर। अभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कब पूरे देश के से आवाजें आ रही हैं कि लोग सब्जी बिक नहीं रही है, सब्जी फेंक रहे हैं किसान। तो अगर कमी होती, लोगों को चीजें नहीं मिल रही होती, तब लोग शोर मचाते हैं। ये ठीक है कि धीरे धीरे लोगों की कमाई खत्म हो रही है, बिजनेसमैन जो है वो, लेकिन सबसे पहले उसका परिवार की जान है, उसकी अपनी जान बिल्कुल है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम 40 दिन सहन कर सकते हैं तो 14 दिन और भी सहन किए जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से अभी भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। कोई जरूरी चीजों की इक्का दुक्का दुकान खुले, वो भी टर्न वाइज खुले, ऐसे ना हो कि कुछ दुकान ऑड इवन सिस्टम हो या कुछ भी, कोई भी सिस्टम व्यापारी खुद तय करें कि हमारे यहाँ इस चीज की 50 दुकानें हैं, हम 10-10 5 दिन तक लगातार खोलेंगे, 2 दिन हम छुट्टी रखेंगे। तो इस तरह से उनका काम भी चलता रहेगा और कोरोना से भी हम फाइट कर सकेंगे। बिल्कुल अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं प्रदीप जी की ओर से भी, और डॉक्टर अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर से भी लगातार अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं, राय दी जा रही है। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से हम 2-4 हो रहे हैं, हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। सामाजिक तौर पर ना सही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं चर्चा में। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो परिस्थितियां फिलहाल प्रदेश में देखी जा रही हैं, देश में देखी जा रही हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, अगर प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों की बात करें, ऑरेंज जोन्स की बात करें, रेड जोन्स की बात करें, तो इनको सामान्य किस तरीके से किया जाए? देखिए, हमको 3-4 चीजें ऐसा है सोनिया जी जो पैरेलल चलनी चाहिए, स्पेशली रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर। एक तो जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का बहुत ही कड़े रुख से स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो कि जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए, उसमें जो एसेंशियल सर्विसेज है वो ही रहनी चाहिए। मैं अभी ग्रीन जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रेड और ऑरेंज की बात कर रहा हूँ। जो हमने अभी छूट दी है, जो छोटी मोटी छूट दी है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये तो प्रिवेंशन मेजर है कि दूसरी तरीके से हमने क्या किया है कि हमने बॉर्डर सील किया है। बिल्कुल एक हमको बॉर्डर सील करने चाहिए, ग्रीन जोन का ऑरेंज जोन से और ग्रीन जोन का रेड जोन से, ऑरेंज का ग्रीन से ऑरेंज का रेड जोन के आपस में बॉर्डर सील होना चाहिए, ताकि हमको ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि कोई नया के जो कोविड केस इधर से उधर जा रहा है या उधर के लोग इधर आ रहे हैं। अगर ये हमने होमवर्क अपना कर लिया कि हमने एक तो लॉकडाउन एनफोर्स कर दिया है, जो ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन है, इनके बॉर्डर सील कर दिए, जैसे दिल्ली से गुड़गांव का, दिल्ली से फरीदाबाद का, ये कर रखा है। और साथ में हमको पैरेलल में रैंडम और रैपिड स्क्रीन शुरू कर देनी चाहिए। जहां जहां हॉटस्पॉट एरिया है, स्पेशली जहां जहां कंटेनमेंट एरियाज हैं, वहां पर हमको स्क्रीनिंग जल्दी करनी चाहिए और ज्यादा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे हम अपनी तेजी बढ़ाएंगे स्क्रीनिंग करने की, अगर कोई केस पॉजिटिव आ रहा है वो पकड़ में आ जाएगा, क्वारंटाइन हो जाएगा। अगर केसेस नेगेटिव भी आते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये कंटेनमेंट जोन में ज्यादातर लोग नेगेटिव है, जिस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन से बाहर कर सकते हैं, बफर जोन में रख सकते हैं। तो आपको टेस्टिंग का और लॉकडाउन का और सीलिंग, ये तीनों चीजें इट शुड गो हैंड इन हैंड, इन पैरेलल चलनी चाहिए। बहुत ही, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही बारीकी, जिसको हम कहते हैं माइन्यूटली बारीकी से करना पड़ेगा, बहुत पहली नजर होनी पड़ेगी इसके ऊपर। अगर हमने लॉकडाउन किया है, हमने बॉर्डर सील किए हैं और अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये तीनों चीजें अगर हम कर रहे हैं तो इसका फायदा हमको डेफिनेटली दिखेगा। इन तीनों चीजों में से किसी एक में भी हम चूक कर रहे हैं तो जो अच्छा काम करते हैं एक तरफ से, वो दूसरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फिलहाल तो ये जो 3 काम करें जी, फिलहाल मास स्क्रीनिंग का अगर हम जिक्र करें तो ग्रामीण क्षेत्र में मास स्क्रीनिंग कितनी कारगर मानी जाए, क्योंकि आप देखें कि जींद जिले में भी जो केस सामने आए हैं वो गांव देहात से आए हैं।
देखिए ऐसा है कि आपके पास अगर टेस्टिंग कैपेसिटी है, आपके पास किट्स है अपने पास, अगर आपके पास किट्स की शॉर्टेज नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई टेस्टिंग में परहेज करना चाहिए। गांव देहात में जाकर, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हर बंदे की टेस्ट करना इम्पॉसिबल है सोनिया जी। हमको मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से कि हर आदमी को स्क्रीन कर लो आप, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट्स, उनमें आप जाके रैंडम सैंपलिंग कीजिए। देखिए हमारे पास जो किट्स है, अगर किट्स है, किट्स को भी हमको बहुत ही वाइजली यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम ग्रीन जोन में जाके टेस्टिंग शुरू कर दिए अगर हमने जाकर। तो अगर हमको केसेस पकड़ने हैं, देखिए हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है कि हमको कंटेनमेंट जोन से बफर जोन में लगाना है, बफर जोन से फ्री जोन में लेके आना है, रेड जोन से ऑरेंज में जाना है, ऑरेंज से ग्रीन में जाना है। तो जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को स्क्रीन करते रहेंगे, रैंडम सैंपलिंग, सोनिया जी जब जब नेगेटिव आनी शुरू होगी हमारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाएगा कि एरिया क्लीन है, ये वाला एरिया क्लीन है। और फिलहाल डॉक्टर अजय, जो चिकित्सा सुविधाएं जो हमें शुरू से लेकर अभी तक मिलती आई हैं, तो देखिए 2 लॉकडाउन तो हम पूरे कर चुके हैं, तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत है फिलहाल, तो चिकित्सा व्यवस्थाओं में, चिकित्सा सुविधाओं में क्या क्या इजाफा करने की जरूरत फिलहाल आप महसूस कर रहे हैं? 2-3 चीजें हैं सोनिया जी। हमको थोड़ा सारा, जब हमने कोविड पे फोकस करना शुरू किया, कोविड पेशेंट्स पे फोकस करना शुरू किया, तो हमको ऐसा लगा कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको कोविड-19 नहीं है, वो सफर करने लगे। तो सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे शायद गुड़गांव में 3 हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर कर रखा है। तो ये बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट से आपको लाना पड़ेगा कि अगर कोई पेशेंट आपके पास प्राइवेट में या सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और उसकी स्थिति चिंताजनक है, यानी कि उसको एडमिशन की जरूरत है, तो उसको कहाँ जाना है, कौन सी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जाना है। सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस रिलीज की हैं, जो माइल्ड केसेस है कोविड-19 के, वो होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं, घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। लेकिन जहां हमको एडमिशन की जरूरत है हॉस्पिटल के अंदर, तो सरकार को ये पॉलिसी बनाकर पूरे क्षेत्र के अंदर ही उनको बतानी पड़ेगी, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, कि हर आदमी को पता होना चाहिए कि अगर उसको कोविड है और स्थिति उसको एडमिशन कराना है तो उसके लिए कौन सा हॉस्पिटल डेडिकेटेड है, ताकि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट मिक्स ना हो पाए, दोनों का उपचार ठीक ढंग से हो। नॉन कोविड पेशेंट्स भी ऐसा ना हो ना हमारे बेचारे जिनको ट्रीटमेंट ना मिले और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाए, और इधर कोविड पेशेंट्स भी ऐसे हैं जो निग्लेक्ट ना हो। तो ये थोड़ा कोविड और नॉन कोविड को डिवाइड करके, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट लेना है, प्राइवेट डॉक्टर्स का सपोर्ट लेना है, तो इनको बाइफरकेट कर देना पड़ेगा, कोविड एंड नॉन कोविड। हमारे पास कोविड के कितने बेड्स हैं, नॉन कोविड के कितने बेड्स हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कि जहां तक आपका जो डॉक्टर्स की जरूरत है, PPE है, मास्क है, सैनिटाइजर है, उसकी मुझे नहीं लगता अभी कोई कमी है। शुरू के 10-15 दिन में डेफिनेटली थी, लेकिन अब सरकार ने इसका पूरा पर्याप्त इंतजाम कर दिया। प्रदीप जी, अगर प्रवासी मजदूरों का जिक्र करें तो देखिए कई जगह से खबरें भी है जहां पर प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी कोशिशें की जा रही हैं कि रोडवेज बसों के जरिए उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए। तो ऐसे में सरकार को किन किन वर्गों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब सरकार भी जल्दबाजी में निर्णय लेती नजर आ रही है, तो आपके हिसाब से कौन कौन से वर्ग हैं जो अलग छांटे जाएं, उन वर्गों के जो भविष्य है उनके निर्धारण के लिए सरकार को निर्णय लेने चाहिए? देखिए सोनिया, जहाँ तक प्रवासी मजदूरों की बात है, जिन प्रवासी मजदूरों में बहुत ज्यादा उत्तेजना थी, वो चाहे पैदल गए, चाहे वो किसी साधन से गए, वो बहुत सारे जा चुके हैं। बिल्कुल। नंबर 1, या कहीं बीच में अटके हुए हैं, वो अलग बात है। कल गुरुग्राम में भी इकट्ठे हुए थे किसी अफवाह के जरिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, परसों की बात है, खो गांव की तस्वीर थी कि शायद रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसी ने अफवाह उड़ाई, फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब कम से कम सरकारों को, क्योंकि अगर उन्होंने आर्थिक स्थिति की चिंता है, उन्होंने अपने उद्योग धंधे खोलने हैं, अगर SMEs खोलनी है, अब उन्होंने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन जोन खोलने हैं, तो अब इन प्रवासी मजदूरों पे जो बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं है, चले जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिए जाएं
तो वो रुक भी जाएंगे। तो सरकार को एक पॉलिसी बना के ये तय करना चाहिए था कि काउंटिंग करनी चाहिए थी वो कौन से मजदूर हैं जो अभी हैं और उन्हें कम से कम यहाँ स्टे करने के लिए उनके साधन और उनके रोजगार बिल्कुल तय करने चाहिए, ताकि वो जाने ना जाएं और यहीं रुक के, क्योंकि हमने अपने काम भी चलाने हैं, हमने अपने कंस्ट्रक्शन एनसीआर में हमारा बहुत सारा बड़ा हिस्सा आता है जहां हमारे उद्योग धंधे भी हैं, चाहे वो गुड़गांव है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, और कंस्ट्रक्शन जोन भी यहाँ बहुत बड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि इस लेबर को रोकना होगा, क्योंकि अगर ये लेबर वापस चली गई तो आप क्या करेंगे, आप खोल भी लेंगे तो भी काम कैसे करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अब सरकार को कम से कम जो लोग मजदूर बचे हैं उनको रोजगार या उनको खाने के साधन या उनकी देखरेख करके एक सर्वे करना चाहिए कि कितने लोग यहाँ हैं और कितने लोगों को काम में लगाया जा सकता। क्योंकि देखिए लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है, संभावना जताई जा रही है कि तीसरा चरण आखिरी चरण भी हो सकता है, और अगर ये आखिरी चरण है तो सरकार की ओर से जो रियायतें दी गई शायद ये बढ़ाई भी जाएंगी। देखिए सोनिया, भूल जाइए आप कि तीसरा चरण आखिरी चरण अच्छा, जिस स्थिति में हम आने वाले हैं उसमें तीसरा चरण आखिरी चरण कहीं नहीं संभावना हो। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, हमारे सबके लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो जो मजदूर जहाँ पहुंचे हैं, अभी तो जिस तरह से अब रिमोट एरियाज में भी कोविड पॉजिटिव के केस आने लगे हैं, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि सघन एरियाज जो हमारे हैं, ये बात ठीक है डॉक्टर साहब की कि शहरी एरिया में वो सघन क्षेत्र जहाँ पॉपुलेशन घनत्व बहुत ज्यादा है, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जो हमने पहले से आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिन्हें हमने रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांट रखा है, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर कुछ इलाके और खड़े हो गए तो आधा ध्यान हमारा वहां भी डाइवर्ट होगा, तो शायद मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसलिए अब धीरे धीरे जो लोग जहां हैं उनको आइडेंटिफाई करके सरकार को, एक स्थानीय प्रशासन को एक पॉलिसी बनानी होगी और उसके तहत उनको आइडेंटिफाई करके उनको धीरे काम में लगाना होगा। और दूसरा वर्ग है किसान और आड़ती, उनके लिए रोड मैप सरकार की ओर से भी तैयार किया जा रहा है, चाहे उनकी पेमेंट का जिक्र हो या फिर अब गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, गेहूं मंडी में भी जा चुका है, अब धान की फसल की बुआई का वक्त आ गया है, तो सरकार को यहाँ भी रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्रवासी मजदूर अक्सर देखे जाते हैं कि हरियाणा में धान की रोपाई करते वक्त काफी उनको कामकाज मिलता है, तो ये रोड मैप भी किस तरह से सरकार तैयार करे। सुनिए, मैं आपको बताऊं, किसान हो या आड़ती हो, सबको देश और प्रदेश की स्थिति का बिल्कुल पता है, अंदाजा है, सबको पता है। और मेरा मानना है कि किसान ठीक है, उसे अपने फसल की पैदा का भाव चाहिए, अब पैसा चाहिए, क्योंकि उसने पिछले कर्जे भी चुकाने होंगे। जहां तक किसान क्रेडिट कार्ड की मामला है या बैंकों के कर्ज का मामला है, वो पहले से ही उन्होंने 3 महीने का ब्याज माफ कर दिया है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। और 3 से जिनका टाइम ड्यू हो गया वो भरने भी नहीं है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो किसानों को बहुत सारी राहत तो यहाँ मिल चुकी है। बाकी जो उनके अगली फसल का बीज और उसका है, तो वो शायद किसान बहुत जल्दी, प्रदेश सरकारें पॉलिसी ला रही हैं, सेंटर भी इस पर पॉलिसी बना रहा है कि अगली फसल कम से कम प्रभावित ना हो, उसका इंतजाम किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कि किसानों को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वक्त रहते जब चीजें ठीक होंगी तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि किसान ने जो अपनी फसल बेची है उसका पैसा उसे मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। इस परिस्थिति ऐसी है, पर प्रदेश सरकारों के पास रेवेन्यू नहीं है, तो हो सकता है लेट हो। और मुझे लगता नहीं किसानों को कोई बहुत ज्यादा ऐतराज भी हो इसमें, क्योंकि वो भी देश के साथ हैं। और इसलिए मेरा मानना ये है कि उसकी तरफ से बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं है, बहुत ज्यादा चिंताएं हमें हमारे बिजनेस और उद्योगों की तरफ से है और लोगों की जान की परवाह है। तो बहुत सारी चीजें ये हैं, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान डाइवर्ट करना होगा। डॉक्टर अजय, अगर वैक्सीन का जिक्र करें या फिर कोरोना को मात देने के लिए किसी टैबलेट या फिर दवाई का जिक्र करें, उसकी संभावना कब तक नजर आ रही है? बताना चाहूंगा, 2 स्टडीज चल रही हैं, कुछ यूएस यूके अलग अलग जगह चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है कि साल के एंड तक वैक्सीन आ जाए। इजराइल ने दावा किया है कि जी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आ ही नहीं सकती, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च 2021 तक आएगी। तो अभी हाल फिलहाल में तो हो नहीं सकता ये काम।
जहां तक दवाई की बात है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से शायद 1-2 दिन पहले भी बताया था, रेमडेसिविर एक दवाई है, एंटीवायरल ड्रग है। ये पहले इबोला जो आया था, इबोला वायरस के अगेंस्ट में यूज करने की आई थी। इसके जो ट्रायल्स यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में हुए हैं, उनका थोड़ा लग रहा है कि ये जो दवाई है इसको हम इंट्रावीनस देते हैं, इंजेक्शन के तौर पे देते हैं हम। तो ये कुछ ट्रायल्स में इफेक्टिव साबित होती दिखी है। अभी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं कि इसका कितना परसेंट इफेक्टिविटी है, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट ने कहा है कि रेमडेसिविर का यूज होना चाहिए कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर। तो जैसे जैसे हमारे सामने और डेटा आएगा तो इस दवाई के बारे में हमको और जागरूकता मिलेगी। और अगर हमको ऐसा लगता है कि वाकई रेमडेसिविर बहुत इफेक्टिव हो रही है कोविड-19 के अंदर, तो हो सकता है इसको हिंदुस्तान भी मंगाया जाए, जैसे हिंदुस्तान ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूएस को दी थी रिक्वेस्ट पे। तो अगर ये वाकई दवाई बहुत ही कारगर साबित हुई और इससे कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर इंप्रूवमेंट दिखी, तो हिंदुस्तान अपने रिक्वेस्ट से ये रेमडेसिविर मंगा सकता है। लेकिन अभी आने वाले दिन कुछ और जब डेटा सामने आएगा तभी ये तय कर पाएंगे कि ये कितनी इफेक्टिव है कोविड-19। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, रियायतें बढ़ा दी गई हैं, अब सामाजिक जिम्मेदारी से ज्यादा व्यक्तिगत जिम्मेदारी है लोगों की। तो ऐसे में चर्चा के आखिर में आप तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे चिकित्सक होने के नाते? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा देश और पूरा विश्व एक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। आप हमारा जो देश है डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप नेशन नहीं है। जितने देश जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान से अच्छी है। चाहे आप यूएस लें, आप यूके लें, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। और सबसे बड़ा डीमेरिट जो डीमेरिट जिसको हम कहते हैं कि माइनस पॉइंट, वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा सरकार को, लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे को एजुकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, तब तक इस लड़ाई से पार पाना बहुत मुश्किल है। सरकार मुझे लगता है हम बहुत अच्छी स्थिति में थे और कुछ हद तक हैं। उनको जो अच्छा काम हमने किया है उससे कैपिटलाइज करना चाहिए। हमको ये राह जो हम सीधी राह जा रहे हैं उसमें हमको भटकना नहीं चाहिए। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए। और अगर हमको महीना 2 महीना और कठिनाई के गुजर रहे तब भी ये अगर हम इस कोरोना से निजात पा लें जितनी जल्दी वो ज्यादा अच्छा है। वरना अगर हम कहते हैं कि इसको कोरोना को ये अब लाइफ बन जाएगी, हमको इसी के साथ रहना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है। चाइना ने बहुत हद तक 95 से 98% कोरोना से निजात पा ली है, तो हिंदुस्तान भी वो काम कर सकता है। बिल्कुल। चर्चा में शामिल डॉक्टर अजय गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप नरूला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा में हमने लगातार जिक्र किया कि जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हो रही हैं उन पर किस तरीके से रोक लगाई जा सके। और देखिए, लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और अब सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी आप लोगों को समझनी है और अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।